आप लोग जानते होंगे, देखे भी होंगे। अपवाह तंत्र सर्वप्रथम बरसात के मौसम में जब आप देखते हैं, अपवाह तंत्र को इस तरह से अपने घर से भी समझ सकते हैं कि जब बरसात के मौसम होता है और दरवाजे पर जो है पानी का बहाव होता है, तो जो सबसे गहरी बहाव का प्रदेश होता है, जो सबसे गहरा क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में सभी आसपास की सभी जल राशियां जाकर के मिल जाती है और एक निश्चित वाहिकाओं के माध्यमों से वह बह करके किसी विशेष स्थान की ओर प्रवाहित हो जाता है या गर्भ में जाकर जमा हो जाता है। तो ये घर के उदाहरण है। इसी तौर पर अगर व्यापक स्तर पर बृहद क्षेत्र पर जो निश्चित जल वाहिकाएं होती है, इन जल वाहिकाओं के माध्यमों से जब जल बहते हुए जो है निश्चित ढाल की ओर प्रवाहित होती है, तो वो अपवाह जो है अनुरूप होता है, अपवाह अनुरूप होता है, अपवाह कहलाता है। या इसे हम यूं कहें कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। सीधा तौर पर ये कह सकते हैं, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं के जाल को, इन वाहिकाओं, अब जैसे देख लीजिए, ये सिंधु नदी आप देख रहे हैं कि ये निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से ये जो है काराकोरम और जब जो है लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर गुजरती हुई ये अरब सागर में गिरती है। तो ये निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से बह रही है, लेकिन इसके तंत्र है, इसकी जो जाल है, नेटवर्क है, इधर से गिलगित मिल रही है, इधर से श्योक मिल रहा है, मुमरा मिल रहा है, तो ये सब नदियां मिलकर के तंत्र का निर्माण कर देती है। किसका? तंत्र का निर्माण कर देती है। तो इसे अपवाह तंत्र बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र। अर्थात इसको इस तरह से कह सकते हैं कि इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। अब किसी भी क्षेत्र के अपवाह तंत्र वहां के मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो किसी भी क्षेत्र का, चाहे वो हिमालयन क्षेत्र का हो, चाहे वो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र का हो, या पूर्वोत्तर क्षेत्र का हो, या फिर ये जो है पश्चिमी प्रदेश का हो, किसी भी क्षेत्र का जो अपवाह तंत्र है वो वहां के भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृति, ढाल और बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि प्रणाली पर निर्भर करती है कि ये अपवाह स्वरूप या ये अपवाह तंत्र किस प्रकार से जो है अपने जल को एक निश्चित स्थान तक, महासागरों तक प्रवाहित करते हुए ले जा रही है। अब देखना यह है कि अपवाह के स्वरूप कितने प्रकार के होते हैं। तो ये अपवाह स्वरूप मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो 4 प्रकार के अपवाह स्वरूप होते हैं। सबसे पहला होता है वृक्षाकार प्रतिरूप, जिसे हम लोग इस तरह से आप देखेंगे, ये नदियां जब आप अपने घरों में बरसात के बाद देखेंगे तो ये ऐसा स्वरूप को वर्णित करता है, तो वृक्षाकार प्रतिरूप हो जाते हैं। तो क्या हो जाते हैं? वृक्षाकार प्रतिरूप। आप भारत की बहुत सारी नदियों को देखेंगे कि उसका अपवाह जो है वृक्षाकार प्रतिरूप का है। दूसरा होती है अपवाह के 4 प्रतिरूप। सबसे पहला वृक्षाकार प्रतिरूप होता है। दूसरा देखेंगे तो ये अरीय प्रतिरूप, जो किसी पर्वत से चारों ओर जो है समान दिशाओं में बह रही होती है, तो ये अरीय प्रतिरूप है। और जब 2 नदियां या 2 से अधिक नदियां समानांतर बहती है और इन दोनों की सहायक नदियां एक दूसरे को समकोण पर काटती है, तो ये जो है जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण करती है। और चौथा है कि किसी झील या ताल के समीप जब चारों तरफ से नदियां आकर के उसमें मिलने लगती है, तो ये कहलाता है अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। क्या कहलाते हैं? अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। अर्थात अपवाह तंत्र जो है संपूर्ण भारतवर्ष में जो है जालीनुमा बिछा हुआ है, जो वृक्षाकार प्रतिरूप के हैं। जालीनुमा और वृक्षाकार दोनों ही प्रतिरूप के हैं, जो अभी आप देखेंगे। यह है अपवाह प्रतिरूप। अब हम लोग अपवाह समझ गए। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि जल ग्रहण क्षेत्र, कोई भी नदियां का उद्गम जो होता है वो जल ग्रहण क्षेत्र से ही होता है। अर्थात एक नदियां किसी विशिष्ट क्षेत्र से जब अपना जल बहाकर दूसरे क्षेत्र की ओर ले जाती है, तो जिस क्षेत्र से वो अपना जल बहाती है वो जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। वो जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। और एक नदियां जो है, एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को हम लोग अपवाह द्रोणी कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ये एक नदी है, इन नदियों के द्वारा अपवाहित जल या उनकी सहायक नदियों के द्वारा अपवाहित जल की जो है एक संपूर्ण क्षेत्र को हम लोग अपवाह द्रोणी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाह द्रोणी। अपवाह द्रोणी। और इन
दो द्रोणियों के बीच, जैसे ये आप देख रहे हैं ये सिंधु नदी जो है द्रोणी हो गया, और एक द्रोणी अगर हम यहाँ ड्रॉ करें तो ये एक द्रोणी ये हो जाएंगे, जो आप देख रहे हैं ये गंगा नदी जो है द्रोणी कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? गंगा नदी द्रोणी कहलाएंगे। अब ये दो द्रोणी एक दूसरे से क्या हो रही है? अलग हो रही है। दो द्रोणी क्या हो रही है? एक दूसरे से अलग हो रही है। तो इसे अलग करने वाले जो उच्च भूमि होते हैं वो जल विभाजक कहलाता है। वो क्या कहलाता है? जल विभाजक कहलाता है। दो द्रोणियों के बीच के उच्च भूमि को, जो दो द्रोणियों को अलग करती है, दो द्रोणियों के बहाव मार्ग को अलग कर देती है, उसे हम लोग जो है जल विभाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे जल विभाजक कहते हैं। इस तरह से अगर हम भारतीय अववाह तंत्र के विभिन्न आधारों पर अगर वर्गीकरण करें तो सर्वप्रथम इनके समुद्री जल विसर्जन के आधार पर करें तो एक होगा अरब सागर में गिरने वाली जो है अपवाह तंत्र, और दूसरा होगा बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला जो है अपवाह तंत्र। अब देखिए ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरने वाले जो अपवाह तंत्र है वो किस जल विभाजक रेखाओं के द्वारा जो है अलग होती है। सर्वप्रथम देखेंगे इसमें कि ये दिल्ली कटक, ये देखिए ये दिल्ली कटक, ये दिल्ली कटक अरावली पर्वत श्रेणियां से होते हुए ये उच्च पठारी भूमि, ये जो आप देख रहे हैं ये उच्च पठारी भूमि है, ये उच्च पठारी भूमि, और ये महादेव की पहाड़ियां हैं, सतपुरा की पर्वत श्रेणी होते हुए ये जो है आप देख रहे हैं सह्याद्री श्रेणी के माध्यम से ये जल कटक अलग हो जाता है। तो इस तरह से ये जल विभाजक रेखा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? जल विभाजक। ये जो उच्च भूमि आप देख रहे हैं ये जल विभाजक रेखा का काम करती है। इस तरीके से आप देखेंगे तो इस तरफ का जितने भी भारत की दाएं तरफ का है हिमालय से निकलने वाली नदियां वो सब के सब पूरब में जो है दक्षिण पूरब की बहती हुई बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और इस जल विभाजक रेखा से पश्चिम तरफ जितनी भी बहने वाली नदियां हैं वो सब के सब जो है कहाँ? तो अरब सागर में गिर जाती है। अब अरब के सागर में गिरने वाली नदियों में अगर हम देखें तो अरब के सागर में गिरने वाली नदियों मतलब पूरे भारत का 77% जो है नदियां वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और मात्र 23% नदी ही अरब सागर में जो है अपना जल का विसर्जन कर पाती है। जबकि जल संभार के क्षेत्र पर देखें, अगर जल को जल बहाव के क्षेत्र के आधार पर अगर देखें तो इसे दो वर्गों में भी बांटा जा सकता है, जिसमें एक हिमालय से निकलने वाली नदियां हो सकती है और दूसरा प्राकृतिक भारत की नदियां हो सकती है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों में जिसको हम लोग हिमालयी अपवाह कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? हिमालयी अपवाह कहते हैं। तो हिमालयी अपवाह में अगर देखें तो सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है सबसे व्यापक है। वहीं अगर प्रायद्वीपीय भारत का जो है अपवाह स्वरूप को अगर देखें तो इसमें गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी ये नदियां जो है प्रमुख है जो नदी तंत्र के रूप में विकसित है, और इसमें से 77% जो जल का विसर्जन होता है वो बंगाल की खाड़ी में होता है, मात्र 23% जल का विसर्जन किसमें? तो ये अरब सागर में होता है। अब हिमालय पर्वत के आधार पर अगर हम लोग देखें, हिमालय पर्वत के आधार पर हम लोग अगर देखें तो इन अपवाह तंत्रों का विकास जो है हिमालय पर्वत के अपवाह तंत्रों का विकास अगर देखें तो संभवतः भूवैज्ञानिकों का मानना है कि मायोसीन कल्प में, ये मायोसीन कल्प में जो है यहाँ से पूरब से लेकर पश्चिम तक मात्र एक ही नदियां थी। इसी के विखंडन के कारण जो है ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का निर्माण हुआ है। जो असम से लेकर के यहाँ पंजाब तक देखें तो एक ही नदियां थी। इस नदियों का नाम था इंडो ब्रह्म। क्या नाम था? इंडो ब्रह्म। और जब यही मायोसीन कल्प में जो है हिमालय अनुधरे के विस्तार के साथ साथ असम से लेकर ये पंजाब तक बहती थी, अंत में निचले पंजाब के पास वह सिंध की खाड़ी में, सिंध की खाड़ी में यहाँ पर जो है विसर्जित हो जाती थी। इस तरह शिवालिक पहाड़ियों की जो है असाधारण निरंतरता और इसकी सुरभि उद्गम तथा जलोढ़ विक्षेप से बना होने का प्रमाण भी हिमालय में मिलता है। आज हिमालय में अगर देखा जाए तो हिमालय का निर्माण जो है रेत मृत्तिका, चिकनी मिट्टी, गुलास और कंग्लोमेरेट हिमालय के निर्माण में शामिल है। यह स्पष्ट हो जाता है कि ये इंडो ब्रह्म नदी के निक्षेप से ही जो है इन हिमालयों का जो है निर्माण हुआ है।
और इन्हीं नदियों के विखंडन के कारण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का भी जो है उद्गम हुआ है। ऐसा माना जाता है कि कालांतर में इंडो ब्रह्म नदी मुख्यतः 3 अपवाह तंत्रों में बंट चुका था। पश्चिम में सिंध, पश्चिम में जो आप सिंध नदी देख रहे हैं, ये पीले वाले सिंध नदी है ना, मध्य में आप अगर देखें तो गंगा नदी, और पूरब में देखेंगे तो यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। ये अगर देखेंगे पूरब में तो इसे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। तो इस तरह से ये 3 कालांतर में आकर के ये 3 अपवाह तंत्रों में जो है बढ़ जाती है। और इस विशाल नदी का विभाजन संभवतः अगर देखा जाए तो प्लेइस्टोसीन काल में हुआ है। किस काल में हुआ है? प्लेइस्टोसीन काल में हुआ है। और इसी काल में पश्चिम भाग में यह जो है पोटवार पठार यानी दिल्ली रेंज, ये तो पोटवार का पठार है जिसे हम लोग दिल्ली रेंज कहते हैं, इनके उत्थान के कारण जो है सिंधु नदी का जल जो है अरब सागर में यानी पश्चिम की तरफ प्रवाहित होता है और गंगा नदी का जल दक्षिण पूरब की ओर जो है प्रवाहित होते हैं। इस तरह से अब हम हिमालयन नदी, जितने भी हिमालय से उद्गम होने वाली नदियां हैं, इन सभी नदियों के जो है तंत्रों को देखते हैं। तो हिमालय से निकलने वाले नदी तंत्रों में सबसे पहले है सिंधु नदी तंत्र। कौन सा नदी तंत्र? सिंधु नदी। अब हम लोग सिंधु नदी तंत्र को देखते हैं। यहाँ देखिए सिंधु नदी का उद्गम स्थल बोखरचू झील है। मानसरोवर का यानी कैलाश पर्वत का जो है ये बोखरचू झील इसे माना जाता है। क्या माना जाता है? बोखरचू झील से सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। यह विश्व का सबसे बड़ी नदी दरोनियों में से एक है। विश्व की सबसे बड़ी नदी दरोनी नहीं है, जबकि नदी दरोनियों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल यह लगभग 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। सिंधु नदी का जो है अपवाह तंत्र का जो ये क्षेत्रफल है वो 11,65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। और भारत में इसका क्षेत्रफल लगभग 3,21,289 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। भारत के अंतर्गत अगर सिंधु नदी का जो है अगर हम लोग अपवाह तंत्र का अगर क्षेत्र देखें तो ये 3,21,289 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल जो भारत के अंतर्गत जो है पड़ता है। यह सिंधु नदी भारत में सिर्फ और सिर्फ लद्दाख एवं जम्मू, यहाँ देखा जाए तो लद्दाख जो है लद्दाख के क्षेत्र में पड़ता है। किस क्षेत्र में पड़ता है? लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है इसी क्षेत्र में पड़ता है। तो लद्दाख और जम्मू के क्षेत्र से जो ये सिंधु नदी प्रवाहित होती है और इसकी लंबाई भारत में जो है 1114 किलोमीटर है। इसकी लंबाई जो हमारे संपूर्ण भारत में अगर देखें तो इसकी संपूर्ण भारत में सिंधु की लंबाई जो है 1114 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 1114 किलोमीटर जो है ये सिंधु नदी भारत में प्रवाहित होती है, जो बोखरचू झील से जिसका उद्गम स्थल है। अगर देखें तो ये तिब्बत क्षेत्र का अगर देखें तो तिब्बत क्षेत्र के कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखरचू के निकट जो है एक हिमनद है जो लगभग 31 डिग्री 15 जो है मिनट और अक्षांश एवं 80 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य पड़ता है। अगर इसके उद्गम स्थल को देखें तो 31 डिग्री 15 मिनट है ना, 31 डिग्री 15 मिनट और 80 डिग्री 40 मिनट। 31 डिग्री ये 15 मिनट नॉर्थ अक्षांश एवं देशांतर की बात करें तो 80 डिग्री जो है 40 मिनट ये जो है ईस्ट देशांतर है ना, ईस्ट देशांतर के अंतर्गत इसका उद्गम स्थल है जो बोखरचू झील से होकर के निकलती है। और यहाँ से यह होते हुए लगभग 4,164 मीटर की ऊंचाई पर ये झील स्थित है। इन झीलों की ऊंचाइयों से ये निकल करके काराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य से गुजरती हुई ये जो है भारत में प्रवेश करती है और भारत में कश्मीर से होकर बहती हुई यह गिलगित के समीप पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ये संपूर्णतः जो है एक बृहद नदी दरोनियों में से एक है। तिब्बत में इसे सिंगिल खम्बान के नाम से जानते हैं। इस नदी को तिब्बत में सिंगिल खम्बान के नाम से जो है जानते हैं। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से यह उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई या लद्दाख और बलिस्तान से गुजरती हुई लद्दाख श्रेणी को काटते हुए ये नदी जम्मू और कश्मीर में गिलगित के समीप प्रवेश जो है गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखंड यानी गॉर्ज का निर्माण करती है और यह पाकिस्तान में जो है चिल्लस के निकट
दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में कहां पर, चिनत के निकट जो है यह दर्दिस्तान प्रदेश में क्या करती है, प्रवेश करती है। सिंधु नदी में बहुत सारे सहायक नदी है, जिसमें आप इधर से देखेंगे तो ये दाएं तरफ की हो जाएगी, है ना। इधर से अगर देखें तो बाएं से, और ये जो है दाएं से। इनके बहने के आधार पर अगर हम लोग देखें, इनके बहने के आधार, चूंकि ये बह रही है इस प्रकार से बह रही है, तो दाएं से आने वाली नदियों में यहाँ नुब्रा नदी आकर के मिलती है, जो कुनलुल के पर्वत श्रेणियों से आकर के मिलती है। ये श्योक नदी जो काराकोरम पर्वत श्रेणियों से आकर के मिलती है। इसके बाद यहाँ देखिए, यह अफगानिस्तान से आकर के गिलगित मिल रही है, अफगानिस्तान से आकर के गिलगित नदी इसमें मिल रही है। इसके बाद ये देखेंगे तो ये पर्वत श्रेणी है, इन पर्वत श्रेणी से आकर मिलने वाली में कुर्रम है, कुर्रम जो नदी है, तो ये सब के सब दाएं से आकर के मिलने वाली नदी है। इधर से बाएं से आकर मिलने वाली नदियों में ये देख रहे हैं, ये सतलज नदी है, ये सतलज नदी जो राकस से होकर के निकलती है। किस ताल से, राकस से जो है निकलती है, राकस से बहते हुए वो भारत में प्रवेश करती है। और ये ऊपर वाला जो ब्यास नदी है, जो ब्यासकुंड से निकलती है, बारालाचा दर्रा से, रोहतांग दर्रा के जो है ब्यासकुंड से जो है निकलती है। वहीं ये रावी नदी है, यह भी रोहतांग दर्रे से निकल रही है। उसके बाद ये चेनाब है, ये चेनाब नदी है, और ये झेलम है। ये झेलम देखें तो सतलज जो राजस्थान से निकलती है, वहीं ये ब्यास जो ब्यासकुंड से, रोहतांग दर्रा का ब्यासकुंड से, ये रावी रोहतांग दर्रा से निकलती है, ये चेनाब जो बारालाचा दर्रा से, और ये जो झेलम देख रहे हैं ये वेरीनाग झरना से निकलती है। किस झरना से, वेरीनाग झरना से निकलती है। और ये सब मिलकर के एक बृहद नदी तंत्र का जो है निर्माण करती है, जो नदी तंत्र जो है ये दक्षिण पश्चिम में बहते हुए अरब सागर में आकर के गिरती है। इस सागर में आकर गिरती है, अरब सागर में आकर के गिरती है। तो इस तरह से आपने सिंधु नदी तंत्र को देखा। किसको देखा आपने, सिंधु नदी तंत्र। अब दूसरी नदी तंत्र है, तो सबसे पहले हम लोग इन्हें देखेंगे, ये है झेलम। ये झेलम नदी है, सबसे ऊपर में झेलम जो महत्वपूर्ण सहायक नदी है, और यह कश्मीर घाटी के दक्षिण पश्चिमी जो है भाग में पीर पंजाल गिरी पर स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है। यह पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले जो है यह नदी श्रीनगर और बुलर झील से बहते हुए एकदम तंग रास्ते के माध्यमों से, शंकरी रास्ते के माध्यमों से पाकिस्तान में झंग के निकट यह चेनाब नदी में मिल जाती है। पाकिस्तान में झंग के निकट ये किस नदी में मिलती है, चेनाब नदी में मिल जाती है। किस नदी में, चेनाब नदी में मिल जाती है। अब है चेनाब, ये सिंधु नदी का सबसे बड़ा जो है सहायक नदी है चेनाब नदी। ये दो धाराओं से मिलकर के बनी है। ये जो आप देख रहे हैं ये दो धाराओं से मिलकर के बनी है। ये चेनाब जो है दो धाराओं से मिलकर के बनी है, एक चंद्र है और दूसरा भागा है। यही कारण है कि इस नदी को, चेनाब नदी को चंद्रभागा कहते हैं। क्या कहते हैं, चेनाब नदी को चंद्रभागा कहते हैं। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट तांडी में आपस में मिल जाती है, और इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये नदी जो है 1180 किलोमीटर बहती है। ये देखिए, पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले हमारे भारत के अंदर जो है ये नदी 1180 किलोमीटर, जबकि सिंधु नदी 1114 किलोमीटर मात्र हमारे भारत में बहती है। और ये जो आप चेनाब देख रहे हैं वो 1180 किलोमीटर हमारे भारत में प्रवाहित होती है। तीसरी जो इनकी सहायक नदी है वो है रावी। रावी भी एक महत्वपूर्ण है, और रावी रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है, और यह पाकिस्तान में प्रवेश करने व सराय सिंध के निकट चेनाब नदी में मिलने से पहले यह नदी पीर पंजाल के दक्षिणी भाग में धौलाधर के बीच के प्रदेशों से जो है प्रवाहित होती है। ब्यास जो यह भी सतलज का एक प्रमुख सहायक नदी है। यह 400 मीटर की ऊंचाई रोहतांग दर्रे के जो है ब्यास कुंड से निकलती है। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है। पूछा जाता है कि ब्यास नदी किस घाटियों से बहती है, तो बच्चों ब्यास नदी कुल्लू घाटी से बहती है। किस नदी से, किस घाटी से, कुल्लू घाटी से बहती है। और कुल्लू घाटी से यह गुजरती हुई धौलाधर श्रेणियों को काटती हुई मैदान में प्रवेश करती है, जहां हरिके के पास सतलज नदी में आकर के ये जो है मिल जाती है। अब है सतलज नदी।
इन सभी नदियों का जो है सबसे विस्तृत अर्थात पंच नदियों में सबसे प्रमुख जो है सतलज है। सतलज नदी तिब्बत में लगभग 4555 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। कितनी? 4555 मीटर की ऊंचाई से जो है ये सतलज नदी निकल रही है। और यह मानसरोवर के निकट कहां से? तो राकस्थाल से निकलती है, जहां पर इसे लॉन्गचेन खंबात बोलते हैं। सिंधु को सिंगी खंबात और सतलज को लॉन्गचेन खंबात के नाम से जानते हैं। इस लॉन्गचेन खंबात के नाम से जानते हैं। भारत में प्रवेश करने से पहले यह 400 किलोमीटर तक सिंध नदी के समानांतर, देखिए भारत में प्रवेश करने से पहले ये कितना सिंध नदी के समानांतर 400 किलोमीटर बहती है। कितने किलोमीटर? 400 किलोमीटर तक जो है यह लगभग सिंधु नदी के समानांतर बहती है। और फिर जो है रोपर में एक महाखंड, रोपर के निकट एक गॉर्ज का निर्माण करती है। यहाँ एक जो है गॉर्ज का निर्माण करती है और गॉर्ज के निर्माण करते हुए ये जो है हिमालय पर्वत श्रेणियों में शीतशिला से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। इस तरह से अगर देखा जाए तो इस नदी को पूर्ववर्ती नदी की संज्ञा दी गई है। इस नदी की पूर्ववर्ती नदी की जो है संज्ञा दी गई है। आपने देखा जो है सिंधु नदी तंत्र के बारे में। अब हम लोग देख रहे हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा की द्रोणी और संस्कृति के लिए एक विशेष महत्व रखती है। भारत में गंगा नदी को मां माना जाता है और इन दोनों ही दृष्टिकोण से सांस्कृतिक एवं द्रोणी, अगर बृहद द्रोणी भी है तो इन दोनों ही दृष्टिकोण से ये काफी ही महत्वपूर्ण जो है। ये नदी उत्तराखंड अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले, उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद जो है, ये देखिए ये गंगोत्री है, ये गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद जो 3900 मीटर की ऊंचाई पर है। 3900 मीटर की ऊंचाई पर है, तो इतनी मीटर की ऊंचाई से ये नदियां जो है निकलती है। वहीं इसकी दूसरी धारा है, दूसरी जो धारा है इसका नाम है भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी। इन दोनों धाराओं का मेल जो है होता है देवप्रयाग में। इन दोनों धाराओं का मेल होता है देवप्रयाग में और तब जाकर के ये गंगा बन जाती है। तब जाकर के ये गंगा है और ये गंगा लगभग 2400 किलोमीटर बहती हुई ये जो है बे ऑफ बंगाल में जाकर के जो है गिर जाती है। इस तरह अगर देखें तो देवप्रयाग में ये दोनों ही धाराएं भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, जिसके बाद ये गंगा कहलाती है। अलकनंदा, अब यहाँ पर देखेंगे अलकनंदा का स्रोत, अलकनंदा जो ऊपर वाला है, अलकनंदा का स्रोत जो है आप देखेंगे शतोपथ हिमनद है। ये है, ये आप देख रहे हैं ये भागीरथी जिसका जो है उद्गम स्थल गंगोत्री है और ये अलकनंदा जो शतोपथ हिमनद से निकलती है। ये बद्रीनाथ के ऊपर शतोपथ हिमनद से जो है ये अलकनंदा निकलती है। इस तरह से ये दोनों के दोनों नदियां जो है कहां पर देवप्रयाग में आकर के एक दूसरे से मिल जाती है और तब गंगा कहलाती है। अलकनंदा नदी और भागीरथी दोनों के दोनों देवप्रयाग में मिलती है और देवप्रयाग में जो मिलती है वो जोशीमठ या विष्णुप्रयाग में आकर के मिलती है। देवप्रयाग में कहां पर? जोशीमठ के निकट, अर्थात अलकनंदा की अन्य सहायक नदी में जैसे पिंडार है,
और इसे कर्णप्रयाग में मिलती है। पिंडार अलकनंदा का भी एक सहायक नदी है जो कहलाती है पिंडार। क्या कहलाती है? पिंडार। और ये कहाँ पर मिलती है? तो कर्णप्रयाग में। जबकि मंदाकिनी या काली गंगा इसे रुद्रप्रयाग में मिलती है। गंगा नदी हरिद्वार में प्रवेश करती है और यहाँ से पहले दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। हरिद्वार में प्रवेश करने पर ये इधर पूरे के पूरे दक्षिण की ओर जाती है और दक्षिण की ओर मुड़ने के बाद फिर कुछ दूरी चलने के बाद यह जो है पूरब की ओर मुड़ती है। इसीलिए गंगा का जो प्रवाह मार्ग है वो दक्षिण पूरब की ओर है। इधर की ओर दक्षिण पूरब की ओर है। यहाँ देखेंगे गंगा की लंबाई, अगर कुल लंबाई की अगर बात करें, गंगा की कुल लंबाई जो हुगली सहित है बंगाल तक की अगर कुल लंबाई को अगर देखें तो 25 किलोमीटर है। यह नदी 110 किलोमीटर उत्तराखंड में बहती है। उत्तर प्रदेश में यह लगभग 1450 किलोमीटर गंगा बहती है और बिहार में 445 किलोमीटर, वहीं पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर की दूरी तय करके यह बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी में जाकर के जो है मिल जाती है। गंगा द्रोणी केवल भारत को जो है, अगर हम लोग भारत की अगर बात करें तो गंगा द्रोणी जो है केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है और यह भारत की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है। हिमालय से निकलने वाली 12 नदियों में यह भारत की सबसे बड़ी जो है अपवाह द्रोणी है। इनकी अगर हम लोग सहायक नदियों की अगर बात करें तो गंगा की अगर सहायक नदी तो इसके पश्चिम में, ये देखिए इनके पश्चिम, गंगा नदी के पश्चिम में जो है यमुना नदी आकर के मिलती है, जो जिसका जो है उद्गम स्थल यमुनोत्री है। तो ये यमुना नदी आकर के मिलती है और ये यमुना जो है यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और हिमालय की बंदरपुर श्रेणियों के पश्चिमी ढाल पर यह लगभग 316 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां से निकलती है और ये प्रयाग में मतलब इलाहाबाद में आकर के क्या करती है तो ये गंगा में मिल जाती है, इसका गंगा में संगम हो जाता है। इसके बाद प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली जो भी नदियां हैं वो आकर के सिंधु में, जैसे चंबल नदी, ये देख रहे हैं आप, ये चंबल नदी आकर के जो है कहाँ मिलती है तो सिंधु में मिलती है। सिंध नदी मिलती है, चंबल के बाद सिंध नदी है ये मिलती है, बेतवा नदी मिलती है, केन मिलती है। तो ये सारी की सारी नदियां क्या होती है यमुना में मिलती है और यमुना में मिलने के बाद यमुना जो है गंगा जी में जो है प्रवाहित हो जाती है। इनके दाहिनी ओर से आने वाली, अगर इस तरफ से आने वाली नदियों को देखें तो इसमें हिडन है, ये नदी जो है आप देख रहे हैं ये हिडन नदी है जो यमुना की सहायक है। पूछा जाता है अक्सर हिडन किसकी सहायक नदी है, रिंद किसकी सहायक नदी है, तो रिंद जो है यमुना की सहायक नदी है ना। शेखर, वरुणा आदि जो है यमुना की सहायक नदी है और ये सब के सब कहाँ तो यमुना में जल को विसर्जित करती है और यमुना जो है गंगा में अपने जल को क्या करती है विसर्जित कर देती है। अब दूसरी है यमुना में जो यमुना की जो सहायक नदी है वो है चंबल। चंबल मध्य प्रदेश के मालवा पठार के महू खंड से निकलती है, महू के निकट से निकलती है और यह उत्तरमुखी होकर उत्तर की तरफ बहते हुए जो है महाखंड से बहती हुई राजस्थान के कोटा पहुंचती है और जहां पर इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया है, महाराणा प्रताप सागर बांध जो है बनाया गया है। तो ये कहां पर तो महाराणा प्रताप सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में और कोटा में गांधी सागर बांध का जो है निर्माण किया गया है। कोटा में यह बूंदी, सवाई माधोपुर और झालापुर होती हुई यमुना में मिल जाती है। चंबल अपनी जो है उत्ताक भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खंड के नाम से जो है जाना जाता है। अब गंडक देखें, गंडक जो गंगा नदी के उत्तर भाग से आकर के मिलने वाली नदियों में से है। गंडक नदी दो धार, एक काली गंडक, दूसरा त्रिशूल गंगा के जो है मिलने से बनती है। ये नेपाल में धौलागिरी एवं माउंट एवरेस्ट पर्वतों के बीच से गंडक जो है गंडक नदी का जो है उद्गम स्थल है और मध्य नेपाल से यह अपवाहित होते हुए जो है बिहार में प्रवेश करती है और चंपारण जिले में यह गंगा में प्रवेश कर जाती है तथा पटना के निकट अगर देखा जाए तो सोनपुर जो है में गंगा नदी में यह जाकर के मिल जाती है। कौन? गंडक। वहीं सोनपुर के निकट एक और नदी है सोन, और सोन की नदी सहायक नदी है रिहंद, जो आकर के गंगा में मिल जाती है। घाघरा नदी, ये देखिए ये है घाघरा नदी, ये गंडक नदी है, ये कोसी नदी है ना। सब घाघरा नदी की बात है तो
तो अगर हम लोग घाघरा नदी की अगर बात करें तो घाघरा नदी जो है मापचुंगो हिमनद से निकलती है। किस हिमनद से? मापचुंगो हिमनद से निकलती है। तिला, सेती और बेरी नामक सहायक नदियों की जल जो है ये ग्रहण करते हुए गंगा में मिल जाती है और इसे शारदा भी नाम दिया गया है। इस नदी को शारदा भी कहते हैं मैदानी क्षेत्र में, लेकिन जब ये छपरा में पहुंचते हैं तो इसे सरयू नाम से जाना जाता है। इसी नदी किनारे पर आपने देखा था श्रवण कुमार को शब्द में भी बांध लगा है, इसी सरयू नदी के किनारे पर। इसके बाद है कोसी नदी। ये भी कोसी नदी भी पूर्ववर्ती ही नदी है। इसकी मुख्य धारा को हम लोग अरुण कहते हैं। इसकी जो है मुख्य धारा को अरुण कहते हैं और ये बिहार के लिए शोक कही जाती है ना, बिहार के लिए शोक कही जाती है। इसका भी उद्गम स्थल तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित है। इसका भी कोसी नदी का भी जो है उद्गम स्थल माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित है। ये